नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो सेशन एग्रोनॉमी के एमसीक्यूज़ के लिए है। इसके कई सारे पार्ट बनेंगे, तो आइए ये पार्ट 1 है, इसका वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला वीडियो रहेगा बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन के ऊपर, इसके सारे एमसीक्यूज़ के लिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे ज़रूर अंत तक देखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला है, वेरी ब्रॉड टर्म इनकम्पासिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, लाइव स्टॉक फार्मिंग, फिशरीज, फॉरेस्ट्री। यानी क्रॉप प्रोडक्शन के वो सारे एस्पेक्ट्स जैसे लाइव स्टॉक फार्मिंग, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, इन सबको मिलाकर जो हम ब्रॉड टर्म पे करते हैं वो क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है एग्रीकल्चर, यानी कृषि कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम, यानी एग्रीकल्चर वर्ड किससे लिया गया है या किससे बना है? राइट आंसर है लैटिन वर्ड एग्री प्लस कल्चर। एग्रीकल्चर एक लैटिन वर्ड है, एग्री प्लस कल्चर से मिलकर बना है। अगला है दोस्तों, ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस विच डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सॉइल, वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट। राइट आंसर इज एग्रोनॉमी, जो क्रॉप प्रोडक्शन और सॉइल वाटर मैनेजमेंट से को डील करता हो और जो प्रिंसिपल्स हैं क्रॉप प्रोडक्शन के उनके साथ। तो राइट आंसर है एग्रोनॉमी। क्वेश्चन अगला है, एग्रोनॉमी वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड्स। एग्रोनॉमी एक ग्रीक वर्ड है जो कि एग्रो प्लस नॉमस से मिलकर बना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्रॉप्स विच आर कल्टिवेटेड ऑन प्लाउड लैंड, यानी जुती हुई भूमि पर जो क्रॉप की हम खेती करते हैं वो क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है एरेबल क्रॉप्स। ऐसे क्रॉप्स को हम एरेबल क्रॉप्स बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, एन एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस इन विच पेरिनियल प्रेफरेबली लेग्यूमिनस ट्रीज और श्रब्स आर ग्रोन साइमल्टेनियसली विथ एरेबल क्रॉप। यानी जो श्रब्स की हेज होती है उनको लेग्यूमिनस क्रॉप्स के साथ हम जब ग्रो करते हैं तो वो कौन सी खेती कहलाती है? तो राइट आंसर है एली क्रॉप्स और हेजरो इंटर क्रॉप्स। दोस्तों इसमें क्या होता है, ये जो है एक हेज होती है और एक इधर हेज होती है, तो इनके बीच ये क्रॉप की खेती की जाती है। तो इस ऐसी क्रॉप को हम बोलते हैं एली क्रॉपिंग। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन, क्रॉप्स विच आर ग्रोन टू सप्लीमेंट द यील्ड ऑफ द मेन क्रॉप्स, यानी मेन यील्ड को जो क्रॉप की मेन क्रॉप की यील्ड को बढ़ा देती है वो कहलाते हैं ऑगमेंट क्रॉप्स। यानी जो मेन क्रॉप्स की यील्ड को सप्लीमेंट यानी बढ़ावा देती हैं वो कहलाती हैं ऑगमेंटिंग क्रॉप्स। अगला है, क्रॉप्स विच प्रोटेक्ट अनदर क्रॉप्स फ्रॉम ट्रांसपैसिंग ऑफ एनिमल और रेस्ट्रिक्ट द स्पीड ऑफ विंड आर नॉर्मली ग्रोन एज बॉर्डर एंड नोन एज। तो ऐसे क्रॉप को हम बॉर्डर या गार्ड क्रॉप्स बोलते हैं, जो कि खेत की साइड में बोए जाते हैं, बॉर्डर पे बोए जाते हैं। और इनका मुख्य काम क्या होता है कि ये एनिमल्स को खेत में घुसने नहीं देते हैं और ये विंड की स्पीड को रोकते हैं। तो राइट आंसर है इसका बॉर्डर या गार्ड क्रॉप्स इसको कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, a crop grown for the direct sale rather than for livestock feed, or a crop grown by a farmer primarily for sale to others rather than for his or her own use। यानी वो अपने यूज़ के लिए न उगाकर बल्कि वो दूसरों के यूज़ के लिए उगाता हो और डायरेक्ट सेल इन द मार्केट के लिए। तो ऐसे क्रॉप को हम कैश क्रॉप बोलते हैं, जिनको हम डायरेक्ट मार्केट में बेच आते हैं आफ्टर हार्वेस्टिंग। तो ऐसे क्रॉप को हम कैश क्रॉप को बोलते हैं, क्योंकि ऐसा हार्वेस्ट करने से इसे तुरंत हम मार्केट में ले जाते हैं और हमें तुरंत का तुरंत कैश पैसे मिल जाते हैं, इसलिए इसको कैश क्रॉप नाम दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, टू मेजर कॉमर्शियल क्रॉप्स आर। तो राइट आंसर है कॉटन एंड शुगर केन, क्योंकि ये बहुत ही ब्रॉड लेवल पर इनकी खेती होती है इंडिया में, तो इसलिए ये कॉमर्शियल क्रॉप्स में है। नेक्स्ट है, क्रॉप्स विच आर कल्टिवेटेड टू कैच द फोर्थकमिंग सीजन व्हेन मेन क्रॉप इज फेल। यानी जब मेन क्रॉप हमारी फेल हो जाती है तो उसके लिए हम कौन सी क्रॉप बोएं कि हमारी जो
लागत है वो बच जाए। तो राइट आंसर है कैच क्रॉप या कॉन्टीजेंट क्रॉप। कैच क्रॉप इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो भी हमारी हानि हुई होती है वो इसको कैच कर लेता है, यानी अपने प्रोडक्शन से उस हानि की पूर्ति कर देता है, इसलिए इसको कैच क्रॉप्स बोला गया है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा A close growing crop grown more primarily to improve and protect the soil from erosion through their ground covering foliage and or root mats between periods of regular crop production। तो ऐसे क्रॉप को हम कवर क्रॉप्स बोलते हैं जो हमारी सॉइल को इम्प्रूव करता हो, उसके सॉइल इरोजन को रोकता हो और कवरिंग का काम करता हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इवेपो ट्रांसपिरेशन ना हो और सॉइल से हमारे मॉइस्चर लॉस ना हो। तो ऐसे क्रॉप को हम क्या बोलते हैं? कवर क्रॉप। नेक्स्ट है व्हेन बोथ मेन एंड इंटर क्रॉप इज बेनिफिटेड टू ईच अदर। तो ऐसे क्रॉप को हम कम्प्लीमेंट्री क्रॉप बोलते हैं, क्योंकि जैसे एक खेत में एक ये क्रॉप है एक ये क्रॉप है, इन दोनों का आपस में सहयोग से, इन दोनों को आपसी सहयोग से बेनिफिट होता हो दोनों को एक दूसरे से, तो ऐसे क्रॉप को हम कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों द क्रॉप्स लीव द फील्ड एग्जॉस्टिव आफ्टर ग्रोविंग, एग्जॉस्टिव क्रॉप्स कहलाते हैं। ऐसे क्रॉप को हम एग्जॉस्टिव क्रॉप बोलते हैं। क्रॉप्स इज ग्रोन फॉर ग्रेजिंग और हार्वेस्टिंग फॉर इमीडिएट और फ्यूचर फीडिंग और टू लिव स्टॉक। ऐसे क्रॉप को हम ले क्रॉप्स या ले फार्मिंग बोलते हैं, जिसमें हम पशुओं के लिए चारा की खेती करते हैं। यहाँ पे लिखा है ना, ग्रेजिंग और हार्वेस्टिंग फॉर इमीडिएट और फ्यूचर फीडिंग फॉर लिव स्टॉक, यानी पशुओं के लिए चारा की खेती ले क्रॉपिंग कहलाती है। अगला है सच क्रॉप्स आर ग्रोन टू कंजर्व द सॉइल मॉइस्चर थ्रू दियर ग्राउंड कवरिंग फोलिएज। ऐसे क्रॉप को हम मल्च क्रॉप्स बोलते हैं। दोस्तों जो कवर क्रॉप्स होती हैं वो भी कुछ न कुछ हद तक सॉइल मॉइस्चर को बचाते हैं, और लेकिन जिनका पर्पज़ ही होता है कि वो कंजर्व सॉइल मॉइस्चर, तो उनको हम मल्च क्रॉप्स बोलते हैं। अगला है दोस्तों हमारा द सीड ऑफ सक्सीडिंग क्रॉप इज सोन ब्रॉडकास्ट एट 10 to 15 days बिफोर हार्वेस्टिंग राइस क्रॉप। ऐसे क्रॉप को हम क्या बोलते हैं? पैरा या उटेरा क्रॉप, यानी हार्वेस्टिंग से 10 से 15 दिन पहले ही हम ब्रॉडकास्टिंग करके उस खेत में फिर से कोई क्रॉप बो देते हैं, तो ऐसे क्रॉप को हम पैरा या उटेरा क्रॉपिंग सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा जनरली द थर्ड रो ऑफ क्रॉप इज रिमूव्ड और ग्रोविंग ऑफ क्रॉप इन पेयर रो एंड द थर्ड रो इज स्केप्ड विथ एन ऑब्जेक्ट टू कंजर्व द सॉइल मॉइस्चर इन ड्राई लैंड एरियाज। जैसे ड्राई लैंड एरियाज में दोस्तों हम क्या करते हैं कि जो भी खेती करते हैं वो रो में करते हैं, लेकिन रो में जोड़े के साथ करते हैं, जैसे एक रो के साथ एक रो, और जो थर्ड रो होता है उसको हम स्केप कर देते हैं। तो ऐसे क्या होता है? सॉइल मॉइस्चर को हम बचाते हैं। तो ड्राई लैंड एरिया में सबसे ज़्यादा सूटेबल ऐसे क्रॉपिंग सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? पेयर्ड रो क्रॉप्स। ऐसे क्रॉप्स कहलाती हैं पेयर्ड रो क्रॉप्स। नेक्स्ट है सच क्रॉप्स आर नीदर कम्प्लीमेंट्री और नॉर कॉम्पिटिटिव। जो ना ही कम्प्लीमेंट्री हो, ना ही बेनिफिशियल हो, ना ही कम्पिटिटिव, ना ही कोई कंपटीशन करता हो, तो ऐसे क्रॉप को हम सप्लीमेंट्री क्रॉप बोलते हैं। अगला है क्रॉप्स दोज आर ग्रोन और टू प्रोटेक्ट द मेन कैश क्रॉप फ्रॉम ए सर्टेन पेस्ट और सेवरल पेस्ट, ट्रैप क्रॉप्स कहलाते हैं, क्योंकि सुरक्षा फसलें जो हमारे खेत के बॉर्डर पर लगाई जाती हैं, जो मेन जो क्रॉप होती है उसके सारे पेस्ट को वो अपने तरफ अटैक्ट कर लेता है। नेक्स्ट है सीरियल्स आर बोटेनिकली कैरियोप्सिस। जो सीरियल्स होती हैं वो बोटेनिकली कैरियोप्सिस कहलाती हैं। द मोर न्यूट्रिएंट एग्जॉस्टिव फैमिली इज, राइट आंसर है पोएसी या फिर ग्रैमनी। सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट का आवश्यकता पड़ती है या एग्जॉस्ट होता है इस फैमिली की सारे प्लांट्स में। नेक्स्ट है द नॉन कन्वेंशनल ऑयल सीड क्रॉप इज। जो नॉन कन्वेंशनल ऑयल सीड क्रॉप है वो है सनफ्लावर। नेक्स्ट है नॉन एडिबल ऑयल सीड क्रॉप्स आर कैस्टर एंड लिनसीड, जो कि नॉन एडिबल ऑयल सीड क्रॉप हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा द इंडियन ओरिजिनेटेड फील्ड क्रॉप्स आर, यानी जो जिनकी ओरिजिन इंडिया में हुई है। राइट आंसर है अरहर, मूंग, उर्द, कॉटन, जूट, कोदो, कुटकी, ओट, ईटीसी। इन सभी की ओरिजिन प्लेस इंडिया में है। अगला है दोस्तों खरीफ क्रॉप्स आर जनरली डिनोटेड एज, यानी
जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं वो जनरली शॉर्ट डे प्लांट्स होती हैं, और इसके विपरीत जो रबी क्रॉप्स होती हैं वो लॉन्ग डे प्लांट्स होती हैं। और जो डे न्यूट्रल प्लांट्स है वो हैं कॉटन, मेज, सनफ्लावर, सैफफ्लावर, ग्राउंडनट, बकव्हीट एंड टोमेटो। ये सारे डे न्यूट्रल प्लांट्स थे एंड अभी भी हैं। नेक्स्ट है ऑप्टिमम टाइम ऑफ सोविंग फॉर खरीफ क्रॉप। राइट आंसर इज जून टू जुलाई। जो महीना होता है वो खरीफ क्रॉप के लिए सबसे सूटेबल होता है सोविंग के लिए। नेक्स्ट है ऑप्टिमम टाइम फॉर रबी क्रॉप। तो इसका है लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर टू फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। नेक्स्ट है ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ सोविंग फॉर मोस्ट ऑफ फील्ड क्रॉप्स। राइट आंसर 3 to 5 सेंटीमीटर। अगला है द रिकमेंडेड फर्टिलाइजर डोज फॉर सीरियल क्रॉप्स। जो NPK रेशियो होता है वो होता है 4:2:1। ये सीरियल क्रॉप्स के लिए है। अगला जो है वो रिकमेंडेड फर्टिलाइजर डोज फॉर पल्स क्रॉप्स आर। तो इसको हम 1:2:1 या 1:2:2 के रेशियो में देते हैं। अगला है द रिकमेंडेड फर्टिलाइजर डोज फॉर ऑयल सीड क्रॉप्स आर। राइट आंसर इज 3:2:1, यानी 3:2:1। ये ऑयल सीड क्रॉप्स का है। अगला द रिकमेंडेड फर्टिलाइजर डोज फॉर फोडर एंड फाइबर क्रॉप्स। इसका है 2:1:4। दोस्तों अगला क्वेश्चन है द C3 प्लांट्स आर। इनमें से हैं राइस, व्हीट, बार्ली, पी, ग्राम, मस्टर्ड, राई, कॉटन, अरहर, सोयाबीन, सनफ्लावर, लेंटिल, शुगर बीट, टोमेटो। ये सारे C3 प्लांट्स हैं। अगला है दोस्तों C4 प्लांट्स आर। जो C4 प्लांट्स है वो है मेज, सोरगम, बाजरा, शुगर केन, मिलेट्स। इसमें से मेज और ये शुगर केन दो ही इम्पॉर्टेंट है, इसी को बार बार वो पूछते हैं। अगला है द कैम प्लांट्स आर, यानी कैम प्लांट्स जिसको हम बोलते हैं क्रसलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। तो ये है पाइनएप्पल, खजूर, कैक्टस, सीजल। दोस्तों जो कैम प्लांट्स होते हैं वो मोस्टली जेरोफाइट्स इन नेचर होते हैं, यानी एरिड रीजन में ज़्यादा उगाए जाते हैं। और इनकी जो लीव्स होती है वो बहुत ही थिक होती है और उसमें जो मॉइस्चर परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आप देख लीजिए कैक्टस और पाइनएप्पल को। और इनकी जो पत्तियां होती हैं वो नुकीली ज़रूर होती हैं। अगला है द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर बेटर क्रॉप प्रोडक्शन इज़ बिटवीन 18 से 24 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों ये 240 नहीं लिखा, ये 24 है, तो 18 से 24 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है द वेट ऑफ 100 सीड्स ऑफ ए क्रॉप 1000 सीड्स। जो 1000 सीड्स होते हैं किसी क्रॉप के वो टेस्ट वेट कहलाता है, और 100 सीड्स के जो वेट होते हैं उसको हम सीड इंडेक्स बोलते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगला है नेट एसिमिलेशन रेट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ। तो राइट आंसर है ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर डे। ये है, इसको ऐसे हम लिखते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर डे। तो ये जब ऊपर जाएगा तो इसको हम ये लिख सकते हैं, एंड डे को भी डे-1। नेक्स्ट है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप जियोमेट्री इंश्योर्स यूनिफॉर्म सोलर रेडिएशन अवेलेबिलिटी टू द क्रॉप। राइट आंसर स्क्वायर सिस्टम। जो स्क्वायर सिस्टम है वो यूनिफॉर्म सोलर रेडिएशन को अवेलेबल करता है किसी भी क्रॉप की खेती में। अगला है वेवलेंथ लॉन्गर देन 750 माइक्रोन म्यू इज़ नॉट विजिबल टू द आई एंड आर कॉल्ड इंफ्रारेड। यानी 750 से ऊपर जाने पर इंफ्रारेड कहलाते हैं और ये आई से विजिबल नहीं होते। नेक्स्ट है द डेवलपमेंट स्टेज ऑफ ए प्लांट आफ्टर विच नो फर्दर इंक्रीज इन ड्राई मैटर अकर्स इन द इकोनॉमिक पार्ट इज नोन एज फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी। यानी डेवलपमेंट स्टेज जिसमें उस स्टेज के बाद कोई भी ड्राई मैटर में या फिर इकोनॉमिक पार्ट में कोई इंक्रीज नहीं होता है, तो वो फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी कहलाता है। तो दोस्तों ये वीडियो सेशन ख़त्म हुआ। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगला वीडियो हमारा रहेगा मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टीलेज। सारे MCQs रहेंगे इसके, तो आप
निश्चिंत होकर तैयार रहिएगा, देखिएगा ज़रूर। धन्यवाद।